नमस्कार, मैं प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हमने अमलगमेशन का प्रॉब्लम नंबर 5 पिछले लेक्चर में देखा था, जिसका पार्ट 1 हमने देखा था। हमने उस लेक्चर में प्रॉब्लम डिस्कस किया था और नेट असेट्स एंड परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन किया था। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा नेट असेट्स आया था अल्फा कंपनी का 9,85,075 एंड बीटा कंपनी का आया था 1,37,000। देन हमने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया था, जहाँ पे हमें सेपरेटली परचेज कंसिडरेशन दिया था, मोड ऑफ पेमेंट दिया था। तो परचेज कंसिडरेशन आया था हमारा अल्फा कंपनी लिमिटेड का 11,05,000 एंड बीटा कंपनी का आया था 1,17,500। तो इस तरह से नेट असेट्स एंड परचेज कंसिडरेशन हमने कैलकुलेट किया था और नेट असेट एंड परचेज कंसिडरेशन में तुलना करके हमने गुडविल और कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कैलकुलेट की थी। तो अल्फा कंपनी में हमारा गुडविल आया था 1,19,925 और बीटा कंपनी में हमारा कैपिटल रिजर्व आया था 19,500। तो यहाँ तक हमने सेशन 1 में देखा है, पार्ट 1 में देखा है। अब हमें एक्चुअल सॉल्यूशन देखना है। एक्चुअल सॉल्यूशन में आपको पूछा गया है जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ बीटा कंपनी, मतलब जो न्यू कंपनी है, परचेसिंग कंपनी है, उसके बुक्स में हमें जर्नल एंट्रीज करनी है और बैलेंस शीट इन दी बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, ओपनिंग बैलेंस शीट इन दी बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, ये हमें आज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन का फर्स्ट देखेंगे जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ गामा कंपनी और बाद में देखेंगे बैलेंस शीट। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ गामा कंपनी। अब गामा कंपनी जो है वो नई कंपनी है, परचेसिंग कंपनी है। तो परचेसिंग कंपनी में जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो सबसे पहली एंट्री हमारी रहती है कि जो बिजनेस हमने अल्फा कंपनी का, जो बिजनेस हमने वेंडर कंपनी का बिजनेस परचेस किया है, तो सबसे पहली एंट्री बिजनेस परचेस की होती है। तो दो कंपनियों का बिजनेस यहाँ पे परचेस हुआ है, अल्फा कंपनी और बीटा कंपनी। तो अल्फा कंपनी के बिजनेस परचेस की एंट्री हम सबसे पहले करेंगे। तो बिजनेस परचेस की एंट्री जब हम करते हैं तब बिजनेस परचेस करना माने क्या कि जो वेंडर कंपनी की असेट्स एंड लायबिलिटीज है, वो असेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर करना है। तो यहाँ पे अल्फा कंपनी की असेट्स एंड लायबिलिटीज हम टेक ओवर करेंगे, तो उसकी एंट्री हमारी बनेगी असेट्स अकाउंट डेबिट। जो भी असेट्स हमने टेक ओवर की है उन सब असेट्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और जिस वैल्यू पे टेक ओवर की है उस वैल्यू पे वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें रिवाइज्ड अमाउंट या फिर जिस वैल्यू पे असेट्स टेक ओवर की है वो रिवाइज्ड अमाउंट नहीं दी है, तो जो अमाउंट बैलेंस शीट में है वो एज इट इज अमाउंट हमें यहाँ पे लेना है। तो असेट्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो सबसे पहले असेट्स दी है अल्फा लिमिटेड की बैलेंस शीट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट कितना है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का अमाउंट है हमारा ₹2 लाख, डेबिट हो जाएगा ₹2 लाख। देन है मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो मशीनरी का अमाउंट है 1,75,000। देन उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक की अमाउंट दी है हमें 3,41,000, तो 3,41,000 डेबिट हो जाएगा। देन डेटर्स, डेटर्स का अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेटर्स का अमाउंट है 1,29,250 और उसके बाद है बैंक। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट है हमारा 1,68,750, 1,68,750। अब देखिए जो असेट्स में गुडविल थी वो गुडविल हमने दी नहीं, क्योंकि जो गुडविल का अमाउंट है, वो जो नया गुडविल का अमाउंट हमारा निकल के आया है, वो गुडविल का अमाउंट हमें यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना है गुडविल अल्फा लिमिटेड में 1,19,925, 1,19,925 गुडविल अकाउंट डेबिट। देन जो लायबिलिटीज हमने एक्सेप्ट की है
लायबिलिटीज का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो अल्फा लिमिटेड में सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स ऐसी लायबिलिटी थी जो हमने एक्सेप्ट की थी अल्फा लिमिटेड से। तो यहाँ पे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना है सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट 28,925 और दे अब जो असेट्स एक्सेप्ट की है वो डेबिट हो गया, जो लायबिलिटी एक्सेप्ट की है वो क्रेडिट हो गया। अब हमें परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट अल्फा लिमिटेड को देना है। तो यहाँ पे वो जो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट हमें देना है तो वो अमाउंट क्रेडिट हो जाता है लिक्विडेटर्स ऑफ अल्फा कंपनी की नाम से। वो अमाउंट हमें किसे देना है? लिक्विडेटर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड। तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा लिक्विडेटर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड या अल्फा कंपनी लिमिटेड अकाउंट, लिक्विडेटर्स ऑफ अल्फा कंपनी। कितना है परचेज कंसिडरेशन हमारा? 11,05,000 हो गया। असेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट और लिक्विडेटर्स ऑफ अल्फा कंपनी के नाम से परचेज कंसिडरेशन ड्यू 11,05,000। यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं बीइंग परचेस ऑफ बिजनेस ऑफ अल्फा कंपनी, असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर ऑफ अल्फा लिमिटेड। ठीक है। अब देन नेक्स्ट एंट्री, जो लिक्विडेटर्स को हमें पेमेंट करना है परचेज कंसिडरेशन का, तो वो पेमेंट की एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो पेमेंट किस फॉर्म में हो रहा है? कल हमने देखा है कि जो परचेज कंसिडरेशन देना है 11,05,000, तो उसका पेमेंट कैसे होने वाला है? तो शेयर्स दिए जाएंगे, कैश भी देने वाली है और डिबेंचर्स भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पे अब जब अमाउंट देना था तब क्रेडिट कर दिया था, अब हम अमाउंट दे रहे हैं उसको तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो लिक्विडेटर्स ऑफ, यहाँ पे डेबिट होगा लिक्विडेटर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड, लिक्विडेटर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, लिक्विडेटर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा 11,05,000। देन अब जो मोड में हमने पेमेंट किया है उस मोड का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले तो शेयर्स दिए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर का अमाउंट कितना था, कितने शेयर्स दिए थे? ₹9 लाख। देन कैश दी थी तो टू बैंक या फिर टू कैश भी लिख सकते हैं हम, टू बैंक अकाउंट। कैश कितनी दी थी? ₹5,000। कल का प्रॉब्लम रिवाइज करो कि लिक्विडेटर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड के पेमेंट के लिए क्या क्या दिया था, शेयर्स कितने अमाउंट के दिए थे, कैश कितनी की दी थी और टू डिबेंचर्स, तो 7% डिबेंचर्स हमने दिए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा 7% डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स कितने थे? तो डिबेंचर्स का अमाउंट था हमारा ₹2 लाख। यहाँ पे नरेशन रहेगा बीइंग पीसी पेड, परचेज कंसिडरेशन पेड किया है हमने, तो यहाँ पे हमारा नरेशन रहेगा बीइंग पीसी पेड। अब ये हो गया अल्फा कंपनी का बिजनेस परचेस और देन पीसी पेड। अब तीसरी एंट्री हमारी रहेगी बीटा कंपनी का बिजनेस परचेस किया है हमने। तो जैसे ही हमने अल्फा कंपनी की एंट्री की थी सेम वैसी ही एंट्री बीटा कंपनी की होगी, लेकिन जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है वो बीटा कंपनी की रहेगी। तो यहाँ पे जो असेट्स है, सबसे पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, बीटा कंपनी का फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देखना है हमें। अमाउंट है ₹90 लाख, डेबिट हो जाएगा ₹90,000। देन मशीनरी अकाउंट 50,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना है? 50,000। देन उसके बाद है स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट 81,000। देन उसके बाद दिया है डेटर्स, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट 47,500 और बाद में है P&L अकाउंट, तो यहाँ पे वो नहीं आता। और गुडविल जो है तो कैपिटल रिजर्व में जब यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन सेपरेटली दिया हुआ है तो यहाँ पे हमने गुडविल नहीं लिया था नेट असेट्स में। तो जब हमने कैलकुलेशन किया था तो अल्फा लिमिटेड में गुडविल आया था, जो हमने गुडविल अकाउंट यहाँ पे डेबिट किया है, और बीटा लिमिटेड में हमारा कैपिटल रिजर्व आया है। तो
बीटा लिमिटेड में कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं क्रेडिट क्या होगा। तो 2 सबसे पहले क्रेडिट होगा, जो लायबिलिटीज हमने एक्सेप्ट की है वो लायबिलिटीज का अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे लायबिलिटी है पहली बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्रेडिट या बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट है ₹3000। देन दूसरी लायबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर्स, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना है बीटा लिमिटेड का सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट? 1,28,500, 1,28,500। 2 जो कैपिटल रिजर्व आया है हमारा, तो यहाँ पे 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना है कैपिटल रिजर्व? 19,500, कैपिटल रिजर्व अकाउंट 19,500। और जो पीसी पे करना है तो वो लिक्विडेटर्स ऑफ बीटा कंपनी की नाम से आएगा, 2 लिक्विडेटर्स ऑफ बीटा कंपनी अकाउंट। कितना है परचेज कंसिडरेशन बीटा लिमिटेड का हमारा? 1,17,500। तो यहाँ पे लिक्विडेटर्स ऑफ बीटा लिमिटेड 1,17,500। देन यहाँ पे हमारा नरेशन रहेगा बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर ऑफ बीटा कंपनी, असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर ऑफ बीटा कंपनी। ठीक है, अब चौथी एंट्री बनेगी हमारी, जो परचेज कंसिडरेशन हमने ड्यू यहाँ पे किया है लिक्विडेटर्स ऑफ बीटा कंपनी के नाम से, तो अब वो परचेज कंसिडरेशन हम पे करेंगे। तो परचेज कंसिडरेशन जब पे करेंगे तो लिक्विडेटर्स ऑफ बीटा कंपनी डेबिट हो जाएगा, लिक्विडेटर्स ऑफ बीटा लिमिटेड बीटा कंपनी अकाउंट डेबिट। कितना है परचेज कंसिडरेशन का टोटल अमाउंट? 1,17,500। और जिस फॉर्म में वो दिया होगा परचेज कंसिडरेशन उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, कल हमने देखा था शेयर दिए थे, कैश दी थी और डिबेंचर्स दिए थे। तो शेयर कितने दिए थे? शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। शेयर दिए थे ₹65,000। देन 2 कैश या 2 बैंक अकाउंट, कैश दी थी 2,500 की, और 2.7% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स भी उसको दिए थे 2.7% डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स का अमाउंट आया था हमारा ₹50,000, ₹50,000। तो इस तरह से बीटा लिमिटेड का पीसी हमने पे कर दिया। नरेशन यहाँ पे रहेगा बीइंग पीसी पेड, परचेज कंसिडरेशन पेड। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मली 4 एंट्रीज में हमारा यहाँ पे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेज कंपनी हो जाता है, लेकिन इस प्रॉब्लम में एक एंट्री हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो वो एंट्री क्या रहेगी? देखिए यहाँ पे हमारा गुडविल निकल के आया है, जो अल्फा कंपनी है, अल्फा कंपनी का गुडविल निकल के आया है 1,19,925, और बीटा कंपनी में हमारा कैपिटल रिजर्व आया है 19,500। तो गुडविल क्या है कि हमने अल्फा कंपनी को ज्यादा अमाउंट दिए, जितना नेट असेट्स उससे आया था उतनी उससे ज्यादा अमाउंट हमने उसको दी है। तो वो ज्यादा की जो अमाउंट है वो हमने गुडविल के नाम से लिखी है। तो ये हमारा एक तरह का लॉस हो गया, जो हमने ज्यादा अमाउंट उसको पे की। और दूसरा जो है बीटा कंपनी में कैपिटल रिजर्व हमारा निकल के आया है। तो कैपिटल रिजर्व मतलब क्या है कि जितना नेट असेट्स आया था, नेट असेट्स ज्यादा आई थी हमारे पास और हमने परचेज कंसिडरेशन कम दिया था। तो एक तरह ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है कि हमने उसको ज्यादा नेट असेट्स हमें मिली और परचेज कंसिडरेशन हमने पे किया। तो यहाँ पे देखिए, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो गया, मतलब हमने कम अमाउंट दी, गुडविल 1,19,925, और एक तरफ हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा लॉस हो गया, मतलब हमने प्रॉफिट हो गया कि हमने कैपिटल रिजर्व 19,500 दिया है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम में गुडविल या कैपिटल रिजर्व दोनों में से कोई एक रह सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ज्यादा क्या है, गुडविल ज्यादा है या कैपिटल रिजर्व ज्यादा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा गुडविल ज्यादा है, कैपिटल रिजर्व कम है। तो जो कैपिटल रिजर्व है वो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हमें गुडविल अकाउंट को ट्रांसफर करना है। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट क्या करना है? गुडविल अकाउंट को ट्रांसफर करना है। तो कैपिटल रिजर्व है, मतलब यहाँ पे ये क्रेडिट बैलेंस है, अब इसको हम गुडविल को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो
क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी पांचवी एंट्री बनेगी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना है कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हमारा 19,500, और किस अकाउंट को ट्रांसफर करना है हमें, गुडविल को। तो यहाँ पे हो जाएगा टू गुडविल अकाउंट। कितना 19,500, जो कैपिटल रिजर्व है वो गुडविल को हमने ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे हम नरेशन में लिख लेंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर टू गुडविल अकाउंट, ट्रांसफर टू गुडविल अकाउंट। तो ये हो गए हमारी जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ गामा कंपनी। 5 एंट्री हमारी कुल मिला के यहाँ पे हुई है। पहली एंट्री अल्फा लिमिटेड का बिजनेस परचेस, देन पीसी पेड, देन बीटा लिमिटेड का बिजनेस परचेस, बीटा लिमिटेड का पीसी पेड, और लास्ट में कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हमने गुडविल अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ गामा कंपनी। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट इन दी बुक्स ऑफ गामा कंपनी लिमिटेड। तो गामा कंपनी लिमिटेड में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। जो जो असेट्स और लायबिलिटीज हमने अल्फा कंपनी और बीटा कंपनी की एक्सेप्ट की थी या टेकन ओवर की थी, वो हमें अब नई कंपनी की बैलेंस शीट में शो करना है। तो नई कंपनी की बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट इन दी बुक्स ऑफ गामा लिमिटेड, उसमें एज ऑन 1 अप्रैल 2009, उसका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल 2009 से। तो ओपनिंग में उसके पास क्या क्या लायबिलिटीज है और कौन कौन सी असेट्स है वो हमें इस बैलेंस शीट में शो करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसकी लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के अंतर्गत सबसे पहले आता है हमारा ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो जो गामा कंपनी का ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल होगा वो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल हम यहाँ पे लेंगे। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल दिया है क्या। तो हाँ, जो बैलेंस शीट के नीचे में जो सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है वो उसमें दिया है हमें ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ गामा कंपनी ₹12,50,000। तो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितना आया है, ₹12,50,000। इसको हमें यहीं पे क्लोज करना है। यहाँ पे हम उसका बाइफरकेशन भी कर सकते हैं। 1 शेयर है ₹10 का, तो यहाँ पे कितने शेयर्स रहेंगे, 1,25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। टोटल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है 1,25,000। इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। देन इसके बाद में आता है इशूड एंड पेड अप कैपिटल, इशूड एंड पेड अप कैपिटल। तो इशूड एंड पेड अप कैपिटल में कितना कैपिटल हमने इशू किया है। तो गामा कंपनी ने अल्फा लिमिटेड को और बीटा लिमिटेड को परचेज कंसिडरेशन के फॉर्म में शेयर्स दिए हैं, मतलब कि वो शेयर्स गामा कंपनी लिमिटेड ने इशू किए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अल्फा कंपनी को कितने शेयर्स दिए हैं और गामा कंपनी को कितने शेयर्स दिए हैं। तो कल हमने जब परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन किया था उसमें हमने शेयर्स का कैलकुलेशन किया था। वहां पे हमें इंफॉर्मेशन दी थी कि अल्फा लिमिटेड में 5 शेयर्स के बदले 6 शेयर्स दिए जाने वाले हैं, और बीटा लिमिटेड में देखा था कि बीटा लिमिटेड के 3 शेयर्स के बदले में उसको नई कंपनी का 1 शेयर्स दिया जाने वाला है। तो वहां पे हमारा अल्फा कंपनी के शेयर्स आए थे 90,000 और बीटा लिमिटेड के शेयर्स आए थे 6,500। तो ऐसे कुल मिला के हमारे पास शेयर्स हमने इशू किए थे 96,500। एक शेयर्स की वैल्यू कितनी है, ₹10 ईच। तो यहाँ पे आएगा 96,500 शेयर्स of ₹10 each, 96,500 shares of ₹10 each। तो यहाँ पे हमारा issued and paid up capital बन जाएगा 9,65,000, 9,65,000। अब शेयर कैपिटल हो गया। अब देखते हैं हम जो डिबेंचर्स हमने इशू किए थे वो डिबेंचर्स नई कंपनी के हैं। तो यहाँ पे आएगा 7% डिबेंचर्स, 7% डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स में
अल्फा कंपनी को कितने डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं और बीटा कंपनी को कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं। तो अल्फा कंपनी को ₹2 लाख के डिबेंचर्स दिए थे और बीटा कंपनी को हमने डिबेंचर्स दिए थे 50,000 के। तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज और बीटा कंपनी के 50,000 रुपीज। ऐसे कुल मिला के टोटल डिबेंचर्स हमने कितने रुपीज के इशू किए हैं, तो 2,50,000 के। अब डिबेंचर्स हो गए। देन जो लायबिलिटीज हमने अल्फा कंपनी की और बीटा कंपनी की एक्सेप्ट की थी वो हमें यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स दोनों कंपनी के एक्सेप्ट किए थे, अल्फा कंपनी के भी है और बीटा कंपनी के भी है। तो अल्फा कंपनी के सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने थे हमारे 28,925 और बीटा कंपनी के कितने थे क्रेडिटर्स हमारे 19,500 सॉरी 1,28,500 है, 1,28,500। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारा क्रेडिटर्स का अमाउंट बन जाएगा 1,57,425, 1,57,425। और अब लास्ट में हमारा बचा है लायबिलिटी, लास्ट बची है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट सिर्फ बीटा कंपनी का यहाँ पे है। बैंक ओवरड्राफ्ट उसका अमाउंट है ₹3,000। जो लायबिलिटीज थी वो लायबिलिटीज हमने यहाँ पे लिख ली है। अब देखते हैं असेट्स। तो कौन कौन सी असेट्स गामा कंपनी ने एक्सेप्ट की थी। तो वो जो असेट्स, सारी की सारी असेट्स हमने यहाँ पे ली थी, तो सब असेट्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारा टाइटल रहेगा फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स के अंतर्गत यहाँ पे हमारा आएगा गुडविल। अब गुडविल की अमाउंट कितनी लेनी है, तो गुडविल जो हमने अल्फा कंपनी को जो एक्स्ट्रा अमाउंट दी थी गुडविल की वो थी 1,19,925 बराबर है। तो हम यहाँ पे 1,19,925 लेंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो गुडविल थी वो हमारी 1,19,925 है, लेकिन जो कैपिटल रिजर्व हमारा था 19,500 वो कैपिटल रिजर्व हमने यहाँ पे गुडविल अकाउंट को ट्रांसफर किया है। तो गुडविल जो है अगर उसका हम अकाउंट देखेंगे, ओरली अकाउंट करके देखो, गुडविल है, गुडविल का डेबिट बैलेंस रहेगा यहाँ पे 1,19,925 और देन जब हमने कैपिटल रिजर्व गुडविल को ट्रांसफर किया है तो गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा 19,500। तो जब हम गुडविल अकाउंट का बैलेंसिंग करेंगे, डेबिट बैलेंस है 1,19,925 और यहाँ पे क्रेडिट में है 19,500। तो जब हम उसका बैलेंसिंग करेंगे तो हमारा गुडविल का अमाउंट निकल के आएगा, यहाँ पे कर लेंगे, लगे तो 1,19,925 लेस यहाँ से कैपिटल रिजर्व 19,500 और गुडविल का बैलेंस रहेगा हमारा 1,0425। तो ये हो गया हमारा गुडविल का कैलकुलेशन। देन उसके बाद जो असेट्स है वो सारी की सारी असेट्स हम 1 बाय 1 लिख लेंगे। तो सबसे पहले है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में अल्फा लिमिटेड की कितनी है और बीटा लिमिटेड से कितनी प्रॉपर्टी आई है। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें डायरेक्टली दिख जाएगा। अल्फा कंपनी की है ₹2 लाख और बीटा कंपनी की है 90,000। तो 2 लाख अल्फा कंपनी की और बीटा कंपनी की है 90,000। कुल मिला के फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का अमाउंट हो जाएगा हमारा ₹2,90,000। देन उसके बाद है मशीनरी। यहाँ पे मशीनरी लिखेंगे। मशीनरी में अल्फा लिमिटेड की मशीनरी और बीटा लिमिटेड की मशीनरी। तो अल्फा लिमिटेड में देखते हैं मशीनरी कितनी आई थी 1,75,000 और बीटा लिमिटेड से मशीनरी है 50,000। तो मशीनरी 1,75,000 अल्फा लिमिटेड से और बीटा लिमिटेड से आई थी 50,000। तो यहाँ पे टोटल अगर हम करेंगे तो टोटल हमारी 2,25,000 टोटल मशीनरी आएगी 2,25,000। देन उसके बाद में जो फिक्स असेट्स थी वो फिक्स असेट्स हमारी हो गई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मशीनरी और गुडविल। अब देखेंगे हम करंट असेट्स। करंट असेट्स, तो करंट असेट्स में क्या क्या आता है, तो सबसे
करंट असेट्स में आएगा यहाँ पे स्टॉक लेंगे, स्टॉक अल्फा लिमिटेड का और बीटा लिमिटेड का। तो अल्फा लिमिटेड से कितना स्टॉक आया है 3,41,000 और बीटा लिमिटेड से स्टॉक कितना है 81,000। तो यहाँ पे अल्फा लिमिटेड से स्टॉक मिला है 3,41,000 और बीटा लिमिटेड से स्टॉक आया है 81,000। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारा स्टॉक का अमाउंट बन जाएगा 4,22,000। देन उसके बाद में है डेटर्स में अल्फा लिमिटेड के डेटर्स और बीटा लिमिटेड के डेटर्स। तो अल्फा लिमिटेड से डेटर्स कितने आए थे 1,29,250 और बीटा लिमिटेड के डेटर्स थे 47,500। तो टोटल डेटर्स का अमाउंट हमारे यहाँ पे बन जाएगा 1,76,750। अब लास्ट में बचा है हमारा कैश और बैंक, कैश या बैंक। तो यहाँ पे कैश जो थी वो सिर्फ अल्फा कंपनी की लिमिटेड से हमें मिला था कैश बैंक के नाम से 1,68,750। बीटा कंपनी से कैश नहीं आया था। तो यहाँ पे हम कैश या फिर उसको ऑब्लिक में हम बैंक लिख देंगे। अल्फा कंपनी की तरफ से मिला था हमें 1,68,750। अब जो कैश हमें मिला था उसमें से जो पेमेंट हमने परचेज कंसिडरेशन का किया था, परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट हमने कुछ कैश में भी किया था। अल्फा लिमिटेड को ₹5,000 कैश दी थी और बीटा लिमिटेड में ₹2,500 कैश दी थी। तो यहाँ पे 5,000 और 2,500 ऐसे कुल मिला के 7,500 की कैश हमारे पास से गई। तो जितनी कैश आई थी उसमें से हमें माइनस कर देना है जो कैश हमारे पास से गई है। तो अल्फा लिमिटेड को कितनी दी थी हमने ₹5,000 और बीटा लिमिटेड को दी थी ₹2,500। कुल मिला के यहाँ से 7,500 माइनस हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे कैश का बैलेंस बचेगा 1,61,250। तो इस तरह से जो लायबिलिटीज थी वो लायबिलिटीज हमने लिख ली, जो असेट्स एक्सेप्ट की थी, टेकन ओवर की थी, वो असेट्स भी हमने लिख दी। अब लास्ट में हमें बैलेंस शीट का बैलेंसिंग करना है, टोटल कर लेनी है। जब बैलेंस शीट की टोटल हम करेंगे तो दोनों साइड की टोटल हमारी बन जाएगी 13,75,425। 13,75,425। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम नंबर 2 था हमारा, प्रॉब्लम नंबर 5 था हमारा, और उसका जो सेकंड पार्ट था एक्चुअल सॉल्यूशन जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी और ओपनिंग बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, वो हमारा आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो प्रॉब्लम नंबर 5 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए प्रॉब्लम के साथ। अब जो इस प्रॉब्लम में हमने सिर्फ परचेसिंग कंपनी की जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट देखी है। यहाँ पे आप जो वेंडर कंपनीज है, दोनों कंपनियां अल्फा लिमिटेड और बीटा लिमिटेड, तो दोनों कंपनियों की बुक्स में जर्नल एंट्रीज भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो सॉल्यूशन का मेन पार्ट है परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन, वो आपके पास है। तो उसके आधार से आप दोनों कंपनियों की बुक्स में जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए प्रॉब्लम के साथ। धन्यवाद।